पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक महिला से बर्बरता की घटना सामने आई है। यहां कुछ दबंगों ने जमीन विवाद को लेकर महिला की बेरहमी से पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। और महिला से मारपीट का आरोप सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में गांव के कुछ दबंग एक महिला से मारपीट करते नजर आए। इस दौरान एक शख्स धारदार हथियार लिए भी दिखाई दिया। महिला से मारपीट का वीडियो 11 जुलाई का बताया जा रहा है, जब माथा भांगा हाजरहाट इलाके में मंदिर के पास जमीन पर कब्जे को लेकर टीएमसी के उप प्रधान के भाई और महिला के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद उप प्रधान के भाई और उसके समर्थकों ने महिला को जूते चप्पल से मारना शुरू कर दिया और महिला को बीच सड़क पर गिराकर लात घूंसे बरसाए। যে বেড়া দিচ্ছে তার সাথে আমার কোনো না, ওরা আসে আমাকে এরকম করে আসে চুলের মুঠি ধরছে আর কেউ লাথি দেয়, মানে পাটা একদম ভাষণ সোজা করা যায় না। করার দিয়ে করা নিয়ে আসলো, দা নিয়ে এসে এখানে আমি মারছে, মাংস উঠে গেছে চুলের মুঠ ধরে। महिला से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सीएम ममता बनर्जी की पुलिस हरकत में आई और उप प्रधान के भाई समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कूच बिहार के माथा भांगा इलाके में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद बंगाल में कानून व्यवस्था की पोल खुल गई और सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि पीड़ित महिला ने जिन लोगों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं वो टीएमसी से जुड़े बताए जा रहे हैं। महिला का आरोप है कि आरोपी उप प्रधान और उसका भाई अरशद टीएमसी से जुड़े हैं, जिन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर उसे बेरहमी से पीटा। वहीं पिटाई के कथित आरोपी उप प्रधान हाशिम अली ने महिला से मारपीट से इनकार किया और दावा किया कि महिला के साथ केवल लोगों की बहस हुई थी और उस वक्त भी वो मौके पर मौजूद नहीं थी। আমি পরবর্তীতে শুনেছি যে জায়গাটা ওই মহিলা দখল করেছিল সেটা মন্দিরের জায়গা ছিল, প্রশাসন সেটা উচ্ছেদ করে দিয়েছে। তো ব্যবসায়ী তার এলাকা ঘিরবে না, বেড়া দিবে, তো মহিলার তো কোনো ব্যাপার নেই, মহিলা কেন ওখানে যাবে? আর দ্বিতীয় কথা হলো মহিলাকে কোনো মারধর করা হয়নি, মহিলাদের মধ্যে বচসা হয়েছিল একটু, হ্যাঁ, পরবর্তীতে সেটা আমরা ওখানে আলোচনা করে ওখানেই মিটিয়ে দিয়েছি। क्योंकि महिला से मारपीट का कथित आरोपी उप प्रधान टीएमसी से जुड़ा है, तो पूरे मामले पर टीएमसी की प्रतिक्रिया भी सामने आई और कूच बिहार के जिलाध्यक्ष पूरे मामले से किनारा करते नजर आए। মাথা ভাঙার আজকের যে ভিডিওটি প্রকাশ্যে এসেছে তার সঙ্গে অন্যান্য ঘটনা যে একই পংক্তিতে ফেলার একটা চক্রান্ত আমি বলবো এটা চলছে, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। कूच बिहार में महिला से मारपीट ऐसी पहली घटना नहीं है जिसका आरोप सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर लगा है। इससे पहले भी कई बार टीएमसी कार्यकर्ताओं पर महिला से मारपीट और बदसलूकी के आरोप लगते रहे हैं और कुछ ही दिन पहले यानी 9 जुलाई को टीएमसी के लोगों पर एक महिला पर हमला किया गया और ये आरोप टीएमसी के लोगों पर लगाए गए, जिस पर एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने राज्य के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी थी। 8 जुलाई को टीएमसी विधायक मदन मित्रा के करीबी पर महिला के साथ मारपीट का आरोप लगा, जिसका वीडियो बीजेपी ने साझा किया था। 4 जुलाई को उत्तर 24 परगना में टीएमसी के कद्दावर नेता पर मां और बेटे को बेरहमी से पीटने के आरोप लगे और 17 जून 2024 को बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान टीएमसी कार्यकर्ता पर एससी महिला के साथ रेप की कोशिश का आरोप है। 13 अप्रैल 2024 को टीएमसी दफ्तर में महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटना भी सामने आई, जिसका खुलासा संदेश खाली पर एनएचआरसी की रिपोर्ट में हुआ। इस मामले में रेप के आरोपी 3 टीएमसी नेता फिलहाल जेल में है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार टीएमसी पर हिंसा कराने के आरोप लगाती रही है और अब टीएमसी के कई नेता भी बीजेपी के इन आरोपों पर सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से हिंसा की घटनाएं तो अक्सर सामने आती रहती हैं। चुनाव से पहले की बात हो या फिर चुनाव के बाद की, वहाँ रहती हैं और बीजेपी ममता सरकार पर लगातार हिंसा फैलाने का आरोप लगाती रही है। लेकिन अब बीरभूम जिले के अल्पसंख्यक सेल के ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद यूनुस ने बंगाल में हिंसा को लेकर अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल बीरभूम जिले में साइथिया तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद यूनुस ने अल्पसंख्यकों की अनदेखी से नाराज होकर अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए बम बांधने से लेकर डंडे चलाने तक हर काम करने वाले अल्पसंख्यकों की अनदेखी करना ठीक नहीं है। সবই সংখ্যালঘু করবে, বোম বানা থেকে শুরু করে লাঠি সব আমরাই বার করব, এটা ঠিক না।
टीएमसी के बीरभूम के ब्लॉक अध्यक्ष के इस बयान के बाद बंगाल में हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हरियाणा के गोरक्षक बिट्टू बजरंगी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। बिट्टू बजरंगी ने अपनी जान का खतरा बताया है और उसने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। गोरक्षक बिट्टू बजरंगी ने अपनी जान का खतरा जताते हुए फरीदाबाद के सारंग थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की। बिट्टू बजरंगी को ये धमकी नूह में 22 जुलाई को प्रस्तावित ब्रजमंडल यात्रा से पहले मिली है और उनका आरोप है कि उन्हें कई लोगों के धमकी भरे फोन कॉल आए हैं। बिट्टू जी, आपको इस बार कोई यात्रा से पहले धमकियां मिली हैं, किसने दी है धमकियां ये और क्या कारण? अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं और मेवात से धमकी आई है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया है प्रशासन के द्वारा। दरअसल नूह में हर साल सावन महीने में ब्रजमंडल यात्रा होती है, लेकिन पिछले साल इस ब्रजमंडल यात्रा में बवाल हो गया था। यात्रा के दौरान दो धर्मों के लोग एक दूसरे से भिड़ गए थे, जिसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ब्रजमंडल यात्रा संपन्न कराई गई थी। ऐसे में यात्रा के पहले ही बिट्टू बजरंगी को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि बिट्टू बजरंगी कौन है और वो चर्चा में क्यों है। तो दरअसल बिट्टू बजरंगी खुद को गोरक्षक बताता है और वो इस काम में एक्टिव भी रहता है। बिट्टू बजरंगी एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरती बयान देने के लिए भी कुख्यात है। पिछले साल नूह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान जो हिंसा भड़की थी, पुलिस ने उस नूह हिंसा का आरोपी भी बिट्टू बजरंगी को ही बनाया था। बिट्टू बजरंगी के खिलाफ सौहार्द बिगाड़ने के मामले में कई केस दर्ज किए जा चुके हैं। बिट्टू बजरंगी हरियाणा के फरीदाबाद का रहने वाला है और खुद को हनुमान भक्त बताता है, इसीलिए लोग उसे बिट्टू बजरंगी के नाम से जानते हैं। वहीं बिट्टू बजरंगी को मोनू मानेसर का करीबी बताया जाता है। मोनू मानेसर हरियाणा का एक गोरक्षक है और उसके खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हुए पहले टेस्ट में एनडीए को बड़ा झटका लगा। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें एनडीए की टेंशन बढ़ गई है। विधानसभा उपचुनाव में भी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। नतीजों पर नजर डालें तो 2 राज्यों की 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी की जीत हुई। पंजाब की 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। बीजेपी हिमाचल और मध्य प्रदेश मिलाकर 2 सीट ही जीत पाई। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर बीजेपी हार गई। बिहार के रुपौली में जेडीयू और आरजेडी दोनों ही पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। रुपौली विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार बाजी मार गए, जबकि तमिलनाडु की विक्रवंडी सीट पर डीएमके ने जीत दर्ज की है। यानी INDIA गठबंधन ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 सीट ही मिली है। इस जीत के बाद विपक्ष में जश्न का माहौल है। उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ने एनडीए पर निशाना साधा। देखिए, ये एक ट्रेंड है जो लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ और अब आगे बढ़ रहा है। आने वाले जितने भी चुनाव होंगे, लगभग भारतीय जनता पार्टी हारती चली जाएगी। ये हार का एक ट्रेंड शुरू हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में बड़ा संशोधन किया है, जिसके बाद उपराज्यपाल के अधिकार का दायरा और बढ़ गया। जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पास दिल्ली के एलजी जैसे संवैधानिक अधिकार होंगे, यानी दिल्ली के एलजी की तरह प्रशासनिक शक्तियां दी जाएंगी। सरकार बिना एलजी की इजाजत के ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं कर सकेगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 में ये संशोधन किया है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। अब लोगों को उम्मीद थी कि जब इलेक्शन होंगे, मगर इलेक्शन से पहले ही ये जो इख्तियारात एलजी से आपको दिए जा रहे हैं, इससे लगता है कि नीयत उनकी ठीक नहीं है। बीजेपी का कहना है कि इस फैसले से कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में आसानी होगी। लॉ एंड ऑर्डर वगैरह पहले ही एमएचए ने अपने पास रखा है, क्योंकि यहाँ पर पहले स्थितियाँ बिगड़ी हुई थी और उन्होंने ये भी कमिटमेंट की है कि जब ठीक प्रकार से यहाँ पर शासन चलेगा तो स्टेटहुड भी दी जाएगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने एलजी के अधिकार बढ़ाने का विरोध किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जम्मू कश्मीर के लोग शक्तिहीन, रबर स्टैंप सीएम से बेहतर के हकदार हैं। एलजी के अधिकारों में संशोधन को उमर अब्दुल्ला ने जल्द चुनाव का संकेत बताया है। जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ताजा फैसले के बाद राज्य में किसी की भी सरकार बने, लेकिन अहम फैसले लेने की शक्तियां एलजी के पास ही रहेगी। संशोधित नियमों में 42A और 42B 2 अहम बिंदु जोड़े गए हैं। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जुड़े प्रस्ताव को राज्यपाल के सामने रखे बिना मंजूर या नामंजूर नहीं किया जा सकता।
साथ ही मामले में केस चलाने की मंजूरी देने या ना देने का प्रस्ताव उपराज्यपाल के सामने रखा जाना जरूरी होगा। दरअसल 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस अधिनियम से अनुच्छेद 370 को भी निरस्त किया गया था, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशिष्ट दर्जा दिया था। और यूपी में एनडीए की सहयोगी और केंद्र में मंत्री अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल दबाव की राजनीति कर रही हैं। उन्होंने 2 हफ्ते में दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी। इस बार अनुप्रिया पटेल ने टोल प्लाजा को लेकर सीएम योगी को चिट्ठी लिखी। दरअसल बनारस से सोनभद्र के बीच 2 टोल पड़ते हैं, जिसे खत्म करने के लिए अनुप्रिया पटेल ने मांग की। इससे पहले उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर चिट्ठी लिखी थी। हालांकि बीजेपी इसे प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं मान रही है। जनप्रतिनिधियों को अधिकार है कि वो जनता की समस्याएं जो उनके पास अलग अलग रूप में आती है, वो उसको मुख्यमंत्री जी के सामने, सरकार के सामने रखने का काम करे, और सरकार भी निश्चित तौर पर इस समस्याओं का संज्ञान लेती है। वहीं कांग्रेस ने चिट्ठी पॉलिटिक्स पर तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि खाली चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होगा। अनुप्रिया पटेल अगर पिछड़ों के हक की आवाज उठाने वाली हैं और वो चिट्ठियां लिखती हैं, तो चिट्ठी पत्री लिखने की जगह उन्हें अपनी कर्म भूमि में लौटना होगा और एनडीए को विदा कहना होगा। अब आपको ऐसी खबर बताते हैं जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये खबर आपसे जुड़ी है, हर उस शख्स से जुड़ी है जिसके पास मोबाइल फोन है। दरअसल दूरसंचार विभाग ने फर्जी फोन नंबर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। खुलासे के मुताबिक देश भर में सिर्फ 42 हैंडसेट में 24,229 फर्जी नंबर चल रहे हैं। इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ साइबर क्राइम और धोखाधड़ी के लिए हो रहा है। जब दूरसंचार विभाग ने शिकायत के दौरान मिले 3 नंबरों का एनालिसिस किया तो पूरा सच सामने आ गया। एक IMEI हैंडसेट पर 4,146 मोबाइल कनेक्शन चल रहे थे। सोशल मीडिया पर लोगों की शिकायत के बाद एक्शन इस पर शुरू हुआ। टेलीकॉम कंपनियों को 42 IMEI ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए। इन 42 हैंडसेट से जुड़े 24,229 मोबाइल नंबर को भी तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में अप्रैल तक ऐसे ही फ्रॉड नंबर से फ्रॉड कॉल कर 1,750 करोड़ से ज्यादा का साइबर क्राइम किया गया है। अगली खबर आपको बताते हैं। राजस्थान में राजपूत नेताओं का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। जयपुर में राष्ट्रीयकरणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत और राजपूत सेना के महिपाल मकराना के बीच झड़प हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें महिपाल मकराना के साथ मारपीट हो रही है। इस दौरान एक शख्स मकराना पर बंदूक भी तान रहा है। मारपीट से बेहाल महिपाल मकराना सोफे पर गिर गए। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक महिपाल सिंह बातचीत के लिए शिव सिंह के दफ्तर थे, लेकिन किसी बात पर बहस हो गई और विवाद बढ़ गया। विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। साथ ही शिव सिंह के समर्थकों ने महिपाल सिंह से मारपीट भी की और उसने कहा कि तू तो बीजेपी के पक्ष में बोलता है, ये करता है, वो करता है। मैंने सुखदेव सिंह को मारा, आपको रिकॉर्डिंग दूंगा। सुखदेव सिंह को ही एंटेन कर रहा था, सुखदेव सिंह को ही मार दिया। तू मारना था, मैं तेरे को 7 दिन के अंदर अंदर ही था, लेकिन तेरे को तेरी सूझबूझ और उसकी वजह से धड़ दिन से मेरे पे फायरिंग मारा। साथ ही शिव सिंह ने यह भी दावा किया कि उन्हें पाकिस्तान नंबर से 7 दिन पहले जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। इस झड़प की वजह वर्चस्व की लड़ाई माना जा रहा है। राजस्थान में राजपूतों का सेनापति कौन है, इसकी लड़ाई मानी जा रही है। साल 2006 में लोकेंद्र सिंह कालवी ने करनी सेना बनाई थी, लेकिन करनी सेना तब सुर्खियों में आई जब पद्मावत फिल्म का विरोध किया गया। मार्च 2023 में लोकेंद्र सिंह कालवी के निधन के बाद करनी सेना 3 धड़ों में बंट गया। इन तीनों संगठनों में एक धड़ा श्री राजपूत करनी सेना है। लोकेंद्र सिंह कालवी के बाद उनका बेटा इसका प्रमुख है। दूसरा धड़ा श्री राजपूत करनी सेवा समिति, जबकि तीसरा गुट श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है, जिसके अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी थे। करनी सेना से जुड़े महिपाल सिंह मकराना का दावा है कि लोकेंद्र सिंह कालवी ने इस संगठन को खड़ा किया है, इसलिए श्री राजपूत करनी सेना ही असली संगठन है। यूपी के संबल जिले में शिक्षा विभाग ने नई पहल शुरू की। अब परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे मैडम को मैम नहीं बोल पाएंगे। संबल नियम का आदेश है कि महिला शिक्षकों को मैम और मैडम कहकर ना बुलाया जाए। और डीएम के नए आदेश के बाद अब परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे महिला शिक्षकों को दीदी या बहन जी कहकर बुलाएंगे। वहीं पुरुष शिक्षकों के लिए गुरुजी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा परिषदीय स्कूल में अब हाय और गुड मॉर्निंग जैसे शब्द भी नहीं सुनाई पड़ेंगे, क्योंकि नए आदेश के तहत स्कूल में पढ़ने वाले शिक्षकों को बच्चे नमस्ते या फिर जय हिंद कहकर ही उनका अभिवादन करेंगे। शिक्षा विभाग का कहना है कि पुरातन संस्कृति को जमीन पर उतारने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशों के क्रम में जारी किया गया है। उनका ये निर्देश था कि जो हमारे विद्यालय हैं उसमें भारतीय संस्कृति या जो परंपराएं हमारी रही हैं वो बच्चों तक पहुंचे। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस नई पहल से बच्चों के मन में टीचरों के प्रति सम्मान बढ़ेगा और वो अपनी पुरातन भारतीय संस्कृति से भी जुड़ेंगे। यही नहीं, संभल के परिषदीय स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी का सभी शिक्षकों को आदेश है कि वे स्कूल में पान, गुटखा, खैनी और सिगरेट लेकर ना आए। और संभल के परिषदीय स्कूल में पढ़ाने वाले सभी टीचर अब स्कूल में पान, खैनी, तंबाकू नहीं खा सकेंगे। वहीं स्कूल टाइम में सिगरेट पीने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। शिक्षकों को चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी ऐसा करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब नए आदेश के तहत कोई भी शिक्षक स्कूल में जीन्स, टी शर्ट पहनकर पढ़ाने नहीं आएगा। ये आदेश महिला और पुरुष दोनों टीचरों पर लागू होगा और इस आदेश को उन्हें हर हाल में मानना होगा। इसके अलावा स्कूल में प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है और अगर कोई भी प्लास्टिक की बोतलों से पानी पीते हुए पाया जाएगा तो उस पर अर्थदंड यानी कि जुर्माना लगाया जाएगा। ये उद्देश्य है कि जो हम सभी कहते हैं कि विद्यालय हमारा एक मंदिर के जैसे होता है और मंदिर में जैसे हम कुछ चीजों को अनुसरण करते हैं वैसे ही हम विद्यालय में जाने का प्रयास करें। जिला बेसिक शिक्षक अधिकारी ने बच्चों और शिक्षकों से अपील की है कि वो स्कूल को मंदिर माने और जब क्लास में जाएं तो अपने जूते चप्पल बाहर ही उतार दें। वहीं नए आदेश के तहत अब कोई भी अधिकारी अगर विद्यालय का निरीक्षण करने जाएगा तो प्रिंसिपल की कुर्सी पर नहीं बैठेगा बल्कि गेस्ट वाली कुर्सी पर बैठकर ही शिक्षकों से शिष्टाचार के साथ चर्चा करेगा। संभल डीएम के इस फरमान का हिंदू और मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों ने स्वागत किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन बरेली ने डीएम के इस आदेश को एक अच्छी पहल बताया और कहा कि गुरुओं का सम्मान करना हर धर्म, हर मजहब की पहली प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्म के बच्चे भी इस आदेश का पूरा ईमानदारी के साथ पालन करेंगे और अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे। देखिए, संभल के जिलाधिकारी ने जो फैसला किया है तो वो बात कोई काबिले एतराज नहीं है और वो आपत्ति के लायक नहीं है। उसकी वजह यह है कि लफ्जों का फेर है। मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि दीदी, बहन जी, मैडम सबका एक ही मतलब है और इसीलिए उन्हें इस आदेश पर कोई आपत्ति नहीं है। दीदी, बहन जी, मैडम ये सब अल्फाज एक ही अल्फाज हैं और जैसे राष्ट्रवाद हिंदी में कहा जाता है और उसको उर्दू में हुब्बे वतन कह लीजिए। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी संभल डीएम के इस आदेश की तारीफ की और कहा कि योगी सरकार की पहली प्राथमिकता यूपी के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है। राजधानी दिल्ली और हरियाणा में अपने पांव जमा रहे भाऊ गैंग को पुलिस ने बड़ा झटका दिया। सोनीपत के खरखौदा में पुलिस और भाऊ गैंग के 3 बदमाशों का आमना सामना हुआ तो पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। चूंकि दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी हुई, पुलिस ने बदमाशों पर करीब 19 राउंड गोलियां चलाईं, जबकि बदमाशों ने पुलिस टीम के ऊपर 24 राउंड फायरिंग की। लेकिन आखिरकार बदमाश चारों तरफ से घिर गए और पुलिस ने सिरदर्द बन चुके भाऊ गैंग के 3 बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। सोनीपत की एसटीएफ की टीम के साथ मिलकर हम लोगों ने इनको सोनीपत में खरखौदा के पास इंटरसेप्ट किया। जब चैलेंज किया तो उधर से फायरिंग शुरू हो गई। जवाबी फायरिंग में हम लोगों ने जब फायर किया तो ये तीनों बदमाश जो थे वो ढेर हो गए। एनकाउंटर के बाद पुलिस तीनों बदमाशों को लेकर अस्पताल पहुंची और अस्पताल में भाऊ गैंग के तीनों बदमाशों की मौत हो गई। ये तीनों आशीष लालू, विक्की और सनी गुजर हैं। भाऊ गैंग के जो 3 बदमाश इस एनकाउंटर में मारे गए, पुलिस ने उनके पास से कई हथियार भी जब्त किए और इन हथियारों में खतरनाक बंदूकें भी शामिल हैं। और पुलिस ने एनकाउंटर के बाद आरोपियों के पास से 5 आधुनिक पिस्टल और 21 कारतूस बरामद किए जो उनकी जेब से मिले। तीनों बदमाश इसी गाड़ी से आए थे और सबसे बड़ी बात है कि इस गाड़ी का जो ये गाड़ी है, इस गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं था और जो फायरिंग हुई इस गाड़ी में भी यहाँ पर गोली लगी। गोली के निशान आप देख सकते हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में पता लगा कि आशीष पर 20 से ज्यादा, सनी पर 15 और विक्की रिंढाणा पर करीब 7 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं मारे गए ये तीनों बदमाश 18 जून को हुए राजौरी गार्डन बर्गर किंग केस के आरोपी बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इन्हीं बदमाशों ने रेस्टोरेंट के अंदर घुसकर अमन नाम के शख्स की हत्या कर दी थी।
और इस हत्याकांड के कुछ ही घंटे बाद विदेश में बैठकर गैंग चलाने वाले गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस हत्याकांड में इन तीनों बदमाशों के साथ अन्नू नाम की एक महिला भी शामिल थी, जो अभी तक फरार है। जो लेडी इसमें इन्वॉल्व थी उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है जल्दी उसको भी हम लोग गिरफ्त में ले लेंगे। पुलिस के मुताबिक इन दिनों गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच टक्कर जारी है। कहा जा रहा है कि दोनों जुर्म की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करना चाहते हैं, इसीलिए बादशाहत कायम करने के लिए दोनों गैंग बड़े से बड़ी जुर्म को अंजाम दे रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सरगना लॉरेंस बिश्नोई अभी तिहाड़ जेल में बंद है, जबकि हिमांशु भाऊ पुर्तगाल में छिपा बैठा है और वहीं से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। बादशाहत कायम करने की अदावत दोनों ही गैंग के बीच देखने को मिल रही है, लेकिन पुलिस भी अलर्ट पर है और दिल्ली हरियाणा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करके हिमांशु भाऊ गैंग की अब कमर तोड़ दी है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कौन है ये हिमांशु भाऊ जिसने दिल्ली और हरियाणा दोनों राज्यों की पुलिस की नाक में दम कर दिया है। तो दरअसल गैंगस्टर हिमांशु भाऊ हरियाणा के रोहतक जिले का रहने वाला है। हिमांशु भाऊ और उसके गिरोह पर हत्या, धोखाधड़ी, लूट, फिरौती के 18 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हरियाणा पुलिस ने हिमांशु भाऊ के ऊपर करीब 1.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से उस पर 1 लाख का इनाम घोषित है। बताया जाता है कि हिमांशु भाऊ की उम्र अभी सिर्फ 22 से 23 साल है, लेकिन उसका नाम देश के टॉप 10 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स में शामिल है। रामनगरी अयोध्या में सबसे बड़ा जादू समागम चल रहा है। आज दुनिया भर से आए 225 जादूगर अयोध्या पहुंचे, जो 14 जुलाई तक अयोध्या में अपनी जादू कला का प्रदर्शन करेंगे। और अयोध्या में भारत के तमाम राज्यों के अलावा जिन देशों से जादूगर आए हैं, उनमें नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के जादूगर शामिल हैं। इन जादूगरों ने सबसे पहले अयोध्या पहुंचकर भगवान रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और इसके बाद अपनी जादू कला के जरिए श्री राम लिखा बैनर भी प्रकट किया। अभी देखिए, खाली हाथ ऐसे आपने दिखाया और धीरे धीरे आपने ऐसे किया, तो आप एक रुमाल वगैरह ऐसे कोई भी चीज प्रकट कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए, ये भगवान श्री राम का ये रुमाल है और जय श्री राम लिखा हुआ ये रुमाल आपके सामने। कई जादूगरों ने ऐसा जादू दिखाया कि लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ और कब उनके हाथ से सिक्का गायब हो गया किसी को पता ही नहीं चल सका। ये देखिए, सिक्का गायब हो रहा है, हाँ? और अब देखिए जादू कला का यह प्रदर्शन। बताया जा रहा है कि अयोध्या धाम में जादू कराने के पीछे राम मंदिर ट्रस्ट का उद्देश्य अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देना और समाज में फैले अंधविश्वास को दूर करना है। और इसीलिए अयोध्या में 14 जुलाई तक इस जादू समागम का आयोजन किया गया। आपसे हम जरा देखेंगे कि क्या है आपके हाथ। मेरे पास ये कॉइन है, ठीक, और मेरे पास एक खाली हाथ है। रेडी 1 2 3, एक कॉइन और प्रोड्यूस होता है। ये जादू समागम कल भी होगा और इस दौरान इंटरनेशनल टैलेंट जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मौजूद रहेगी, जो रिकॉर्ड बनने पर प्रमाण पत्र भी जारी करेगी। लेकिन अयोध्या में चल रहे जादू समागम का विरोध भी शुरू हो गया है। खुद साधु संत इस जादू समागम का खुलकर विरोध कर रहे हैं और इसे राम मंदिर के लिए कुर्बानी देने वाले कार सेवकों का अपमान बताया जा रहा है। साधु संतों का कहना है कि कार सेवकों ने अपनी जान इसलिए नहीं दी थी कि अयोध्या में जादू दिखाया जाए। जादूगर अयोध्या में आकर के जादू दिखा रहे हैं और भगवान राम के मंदिर में जाकर के चमत्कार दिखा रहे हैं, इसका कहीं न कहीं विरोध है। सबसे बड़े जादूगर हमारे श्री रामलला विराजमान है भव्य राम मंदिर में। वही इस जादू समागम को लेकर के सियासत भी देखने को मिली, जहां विपक्षी दलों ने इसे राम मंदिर का मजाक और समय की बर्बादी बताया। वहीं बीजेपी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दुनिया का जो सबसे बड़ा जादूगर है, जिसकी उंगलियों से सारी दुनिया सृष्टि चलती है, उसके सामने इस तरीके के जादू का खेल दिखाना मती मारी गई। और जिन लोगों की भी मती मारी गई है, उन लोगों को अभी प्रभु श्री राम की धरती ने हरा कर भी भेजा है। पर्यटन को बढ़ाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटन विभाग के द्वारा, संस्कृति विभाग के द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रभु रामलला की जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की एक बेहतर छवि होगी, इसके लिए लगातार इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। अपना खून देकर उत्तर प्रदेश दूसरों की जान बचाने में सबसे आगे रहा। कैसे, वो आपको बताते हैं। यूपी पूरे देश में ब्लड डोनेशन में नंबर 1 पर रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर आंकड़े भी साझा किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में देश भर में पहली बार 1,29,00,000 ब्लड यूनिट इकट्ठा हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक उत्तर प्रदेश रक्तदान के मामले में सबसे आगे रहा। यूपी ने 2023 में 18.11 लाख ब्लड यूनिट जमा किया। वहीं 15.20 लाख ब्लड यूनिट के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद 10.51 लाख यूनिट खून के साथ गुजरात तीसरे स्थान पर रहा।
और महाराष्ट्र की ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर के बाद अब उनकी मां मनोरमा खेड़कर की मुश्किलें भी बढ़ गई। किसानों को बंदूक दिखाकर धमकी देने के मामले में पुलिस ने पूजा खेड़कर की मां मनोरमा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। चूंकि हाल ही में पूजा खेड़कर की मां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वो बंदूक दिखाकर किसानों की जमीन पर अपना दावा करते और किसान को जमीन से कब्जा छोड़ने के लिए धमकी देती हुई नजर आई थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूजा खेड़कर की मां और पिता के खिलाफ पुणे ग्रामीण के पौंड पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में पूजा की मां, उनके पिता और बॉडीगार्ड समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस ने धारा 323, 504, 506 और 149 समेत आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल घटना जिस वक्त हुई उस वक्त अपने रसूख की वजह से दबंग महिला पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने पेपर लीक केस के मास्टरमाइंड की संजीव मुखिया की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की। वहीं पटना के बेउर जेल से आरोपियों को भी अपनी रिमांड में ले लिया और सभी आरोपियों को जेल से सीबीआई ऑफिस लाया गया। सीबीआई ने पेपर लीक केस के पटना की बेउर जेल से 13 आरोपियों को रिमांड पर लिया है, जिनमें मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का करीबी रॉकी भी शामिल है। बताया जा रहा है कि सीबीआई आरोपी रॉकी समेत सभी आरोपियों से आमने सामने पूछताछ करेगी, जिसके बाद पेपर लीक केस में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। वहीं सीबीआई ने नीट पेपर लीक केस के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की तलाश भी तेज कर दी है। सीबीआई की टीम ने आरोपी संजीव मुखिया की तलाश में बिहार और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में छापेमारी की। इस दौरान सीबीआई की टीम ने कई लोगों से पूछताछ की और कई अहम सबूत जुटाए। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के बेटे और उसके साथियों पर राजभवन के एक अधिकारी से मारपीट करने के आरोप लगे हैं। राजभवन में तैनात अधिकारी बैकुंठ नाथ प्रधान ने राज्यपाल के सचिव को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि राज्यपाल रघुवर दास के बेटे ललित दास ने 7 जुलाई की रात को पूरी राजभवन में उनके साथ मारपीट की। वहीं पीड़ित अधिकारी बैकुंठ नाथ प्रधान की पत्नी ने कहा कि उनके पति की पिटाई इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने राज्यपाल के बेटे को लेने के लिए लग्जरी गाड़ी नहीं भेजी थी। उन्होंने अपने पति पर हुए कथित हमले को लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बेटा जो वो लेके गए वो बुलाया सर को, क्योंकि रात को सारे ड्यूटी खत्म करके वो ऑफिस में बैठे थे। उन्होंने बुलाए, रूम में बुला के बहुत मारा। वो खुद को बचा के बाहर भी आ गए, फिर भी जाके 2 लोग खींच के लेके गए फिर रूम में फिर भी मारे। वो इसलिए वो बहुत इंजरी है। मैं चाहती हूँ वो न्याय दिया जाओ मेरे हस्बैंड को। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रेडियो एक्टिव डिवाइस मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने देहरादून के एक घर में छापा मारकर कुछ बॉक्स बरामद किए, जिसमें रेडियो एक्टिव होने का दावा किया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जो अलग अलग जगहों से आए थे और किसी बड़ी डील को अंजाम देने की फिराक में थे। MP से, दिल्ली से और सहारनपुर के लोग हैं जो यहाँ पर आए और पूरी डील होने वाली करोड़ों में, और एक बॉक्स जो रेडियो एक्टिव मटेरियल भी जिसमें है उसको लेकर आए हुए। देहरादून के इस घर में रेडियो एक्टिव मटेरियल और रेडियोग्राफिक कैमरा मिला, जिसकी जांच भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के एक्सपर्ट्स की टीम कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये रेडियो एक्टिव यहाँ क्यों लाया गया और क्या डील होने वाली थी। और देश के मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को लेकर नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों में मजहबी तौर तरीके सिखाए जाने पर आपत्ति जताई और उन्होंने इसे मूल संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया। साथ ही राज्यों को इस बारे में चिट्ठी लिखी और बच्चों को स्कूलों में दाखिल करने की मांग की। हमको देश भर से ऐसी कई शिकायतें मिली कि मदरसों में हिंदू बच्चों को रखकर इस्लामिक तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। ये प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक था। हमने देश के सभी राज्य सरकारों से इस निमित्त निवेदन किया कि भाई हिंदू बच्चे जो भी मदरसों में हैं उनको तत्काल स्कूलों में दाखिल करें। दरअसल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से शिकायत मिली थी, जहां मदरसों में हिंदू बच्चों के होने की NCPCR को जानकारी मिली थी। NCPCR ने शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने की मांग की। NCPCR की सिफारिश पर यूपी सरकार ने ऐसे बच्चों को निकालने के निर्देश दिए हैं, लेकिन यूपी सरकार का एक्शन कुछ लोगों को रास नहीं आया, जिसे लेकर NCPCR ने नाराजगी जताई। जमीयत उलेमाए हिंद करके जो एक धार्मिक संगठन है, उसने लोगों को भड़काना शुरू किया है कि ये तो मदरसों को खत्म करने की साजिश है, और सरकार के खिलाफ अफवाह फैलाकर लोगों के मन में वैमनस्यता उत्पन्न करने का काम ये जमीयत उलेमा हिंद और उसके मौलाना कर रहे हैं।
बिहार के दरभंगा में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। ये झंडा मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक युवक ने लहराया। वहीं झंडा लहराने का वीडियो भी सामने आया। वीडियो के बारे में बताया गया कि मुहर्रम के पहले दिन मिट्टी लाने की रस्म के दौरान निकाले गए जुलूस का है। हालांकि जुलूस में इंतजामिया कमेटी ने देखते ही युवक से झंडा जब्त कर लिया, जिसकी पुष्टि दरभंगा जिला के मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष ने की। झंडा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रेस के माध्यम से हमें पता चला कि वीडियो के बारे में अमित कुमार जी जांच के लिए आदेश दिए। जिसके बाद दरभंगा प्रशासन अलर्ट हो गई और जांच के लिए पुलिस की टीम गठित कर दी गई। धार्मिक कट्टरवाद के नाम पर आतंकवाद फैलाने वाले ISIS का नेटवर्क महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में तेजी से फैल रहा है। NIA कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में इस बात का पर्दाफाश हुआ है, जिसके मुताबिक कम से कम 50 युवा ISIS के संपर्क में हैं। फरवरी 2024 में संभाजीनगर से मोहम्मद जोएब खान को NIA ने गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पेशे से IT इंजीनियर जोएब खान को लीबिया के ISIS नेता ने भर्ती किया था और जोएब उसके लिए स्लीपर सेल का काम कर रहा था। जोएब की मदद से शोएब ने देश में कई संवेदनशील जगहों पर विद्रोही युवाओं को इकट्ठा किया, एक समूह बनाया और देश में आतंकी घटना को अंजाम देकर अफगानिस्तान या तुर्की भागने की साजिश रची गई थी। जोएब पर युवाओं को फंसाकर ISIS में शामिल कराने की जिम्मेदारी थी। और अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की प्रचंड सरकार गिर गई, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने जाते जाते चीन के साथ बड़ी डील को मंजूरी दे दी। और कुर्सी जाने के एक दिन पहले पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाल चीन रेल डील पर साइन कर दिया। ये रेल लाइन चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिससे चीन के लिए नेपाल पहुंचना आसान हो जाएगा। नेपाल इस रेल लाइन डील के पीछे भले ही कारोबारी महत्व पर जोर दे रहा है, लेकिन चीन की भारत के इतनी करीब पहुंच चिंता का कारण बन सकती है। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड शुक्रवार को संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। पिछले हफ्ते उनकी सरकार से CPN UML ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। ओली को भी चीन समर्थक माना जाता है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 2 आवारा सांडों का कहर देखने को मिला। वहां सांडों की लड़ाई से 2 लड़कियों की जान आफत में फंस गई। दरअसल 2 सांड लड़ते हुए एक दुकान में घुस गए, जिससे दुकान में काम करने वाली 2 लड़कियां घबरा गईं और रोने लगीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। वीडियो में साफ दिखाई दिया कि किस तरह आवारा सांड लड़ते लड़ते दुकान के अंदर घुस गए, जिसके बाद जान बचाने के लिए दोनों लड़कियां छोटी सी गैलरी में पीछे छुपती नजर आईं, लेकिन सांड दुकान में घुसकर बुरी तरह से लड़ने लगे। इस बीच लड़कियां बचने की कोशिश करती दिखीं। वहीं दुकानदार ने किसी तरह हिम्मत दिखाई और सामान के ऊपर चढ़कर आवारा सांडों को डंडे से मारकर बाहर निकाला। वीडियो मुनीकी रेती रामझूला का बताया गया। गनीमत रही कि सांडों को समय रहते बाहर निकाल दिया गया, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। इस घटना में दोनों लड़कियों को मामूली खरोंच आई है। वहीं घटना के बाद लोगों में नगर पालिका के खिलाफ काफी आक्रोश दिखा। दिल्ली के कई इलाकों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सिविल लाइन और मजनू का टीला इलाके में अवैध रूप से बनाए गए मकानों को गिराया। अवैध निर्माण तोड़ने से पहले प्रशासन ने पूरे इलाके को चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया। सबकी एंट्री पर रोक लगा दी गई और उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई से अवैध बने मकानों को गिराया गया। यहाँ पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। बैरिकेड लगा करके और उसके बाद किसी को अंदर जाने की अनुमति यहाँ पर नहीं दी जा रही है। दिल्ली के मजनू का टीला और सिविल लाइन खैबर पास इलाके में 200 से ज्यादा परिवार कई दशक से अतिक्रमण कर रहे थे, जिन्हें हटाने के लिए कोर्ट के आदेश पर DDA की टीम पहुंची थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने उनके मकान तो तोड़ दिए, लेकिन रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। नोटिस तो कुछ नहीं, यही बोल रहे थे कि बस रहते रहो। एकदम से अचानक से रात को आए और बस बोल दिया जी। तभी भी कुछ नहीं बोला उन्होंने, अंदर चले गए बस। अब कुछ व्यवस्था की है सरकार ने? अभी तो कुछ भी नहीं करी भैया कुछ। DDA ने सिविल लाइन इलाके में अवैध अतिक्रमण को 11 जुलाई को नोटिस जारी किया था, जिसमें अवैध मकान गिराने की बात कही गई थी। उत्तराखंड में अक्टूबर से UCC लागू हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार के समान नागरिक संहिता की पूरी रिपोर्ट आम लोगों के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उत्तराखंड के लिए 12 जुलाई का दिन बेहद खास रहा। सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता यानी UCC की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है।
देहरादून में समान नागरिक संहिता को लेकर पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता की पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अक्टूबर से राज्य में इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से यूसीसी यहाँ लागू होने के बाद अनेक जो कानूनों में आज जटिलताएं हैं वो सरल होंगी, आसानी से लोगों को न्याय मिल पाएगा, सबके लिए जैसी व्यवस्था लागू होगी। उत्तराखंड की धामी सरकार ने 27 मई 2022 को यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने 43 जनसंवाद कार्यक्रम और विभिन्न माध्यमों से 2.33 लाख लोगों से यूसीसी के लिए सुझाव लिए थे। इसके बाद 2 फरवरी 2024 को कमेटी ने सरकार को यूसीसी की रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने 7 फरवरी को यूसीसी के ड्राफ्ट को विधानसभा में पटल पर रखा। इसे विधानसभा ने ध्वनि मत से पास कर दिया। देश के कई राज्यों में लगातार कुदरत का कहर जारी है। बारिश, बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें शाहजहांपुर से भी सामने आई, जहां लोग जलभराव के चलते अब सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं। सड़कें लबालब, कमर तक पानी और इस सैलाब को पार करती जिंदगियां। बाढ़ का ऐसा कहर कि सड़कें तालाब बन गई हैं, घर आशियाने पूरी तरह जलमग्न हो गए। लोगों की कोशिश किस तरह इस आफत को पार कर सुरक्षित जगह पर जाएं। मानसून बर्बादी की कहानी बयां करती तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर की हैं, जहां बारिश और बाढ़ से आफत मची हुई है। सैकड़ों लोगों को बाढ़ की वजह से अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। चारों तरफ पानी भरने के बाद लोग जैसे तैसे वहां से निकल रहे हैं। बाढ़ के बीच लोग अपनी जरूरत का सामान सिर पर लेकर किसी तरह सुरक्षित जगह की तलाश में हैं। यहाँ की करीब 20 कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी हैं। कई घरों में तो 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। कुदरत के कहर और लोगों की परेशानी दिखाते इस वीडियो को देखिए। कैसे बाढ़ के पानी के बीच लोग अपनी और अपनों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। अब सैलाब से बर्बादी की इस तस्वीर को देखिए। कैसे नदियों में आए उफान ने एक मकान को पल भर में निकाल लिया। बैराज से छोड़े गए पानी से नदी में सैलाब आ गया है और फिर पानी से हुए कटान से एक मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया।